जय हिंद। सोलर रेडिएशन के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में खत्म कर दी थी। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में। इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि जितनी सोलर एनर्जी सन के आउटर सरफेस से रेडिएट होती है उतनी सोलर एनर्जी अर्थ के टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंचती है, और जितनी सोलर एनर्जी अर्थ के टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है उतनी सोलर एनर्जी अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचती है। और ये जितनी भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है उसमें भी वेरिएबिलिटी, उसमें भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अर्थ के सरफेस के ऊपर बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज़्यादा रिसीव होती है, और बहुत सारी जगह ऐसी भी होती है जहां पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन कंपैरेटिवली कम रिसीव होती है। ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, ये जो इंसोलेशन है, इसके अमाउंट में, इसके इंटेंसिटी में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ये जो इंसोलेशन है ये वेरी करती है ड्यूरिंग अ डे, ये जो इंसोलेशन है ये वेरी करती है इन अ सीजन, ये जो इंसोलेशन है ये वेरी करती है इन अ ईयर। ये जो इंसोलेशन में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, इन वेरिएशंस के पीछे कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? सबसे पहला फैक्टर है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये जो हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। दूसरा फैक्टर है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज। ये जो सन की रेज आती हैं इनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है वो दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ द डे। डे की, दिन की लेंथ कितनी है वो तीसरा फैक्टर है। चौथा फैक्टर है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कितना ट्रांसपेरेंट है वो चौथा फैक्टर है। और पांचवा फैक्टर है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। लैंड का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके का है वो पांचवा फैक्टर है। ये पांच फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। इन पांचों फैक्टर्स के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले दो फैक्टर्स के बारे में। पहला फैक्टर है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, और दूसरा फैक्टर है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स को एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो इमेज है, इस इमेज को थोड़ा ढंग से देखो। पहला हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, और इस रोटेशन की वजह से वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। बड़ा सिंपल है इसको समझना। देखो ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ की एक साइड ऐसी होगी जो कि सन को फेस कर रही होगी। वो साइड जो कि सन को फेस कर रही होगी उस पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव होगी, और दूसरी साइड ऐसी होगी जो कि अपोजिट साइड में होगी जो कि सन को फेस नहीं कर रही होगी। और ये जो अपोजिट साइड वाली साइड है इस पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव नहीं होगी। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, और इस रोटेट करने की वजह से क्या होगा कि फिलहाल जो साइड अपोजिट साइड में है वो घूम के दूसरी वाली साइड में आएगी और सन को फेस करेगी, और फिलहाल जो साइड सन को फेस कर रही है वो अपोजिट साइड में चली जाएगी। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो साइड सन को फेस कर रही होती है वो सोलर रेडिएशन को रिसीव कर रही होती है, और जो साइड अपोजिट साइड में होती है वो सोलर रेडिएशन को रिसीव नहीं कर रही होती है। ये कैसे हो पा रहा है? ये हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो इस रोटेशन की वजह से वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ये तो बड़ा सिंपल है समझना। दूसरा फैक्टर है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज। ये जो सन की रेज आ रही हैं, इन सन की रेज का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये हमारा लंबा चौड़ा सन है, और इधर अगर देखोगे तो इधर हमारी अर्थ है, और अर्थ के ऊपर भी देखोगे तो यहां पे कहीं पे इक्वेटर है। ऊपर अगर देखोगे तो यहां पे कहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो यहां पे कहीं पे आर्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा। नीचे अगर जाओगे तो इक्वेटर से नीचे यहां पे कहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे यहां पे कहीं पे अंटार्कटिक सर्कल होगा। ये आपको ऑलरेडी पता है। अब होगा क्या? देखो इस इमेज को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये जो अर्थ की पोजीशन है, इस पोजीशन में सन की जो रेज हैं वो वर्टिकली वो एकदम सीधी गिर रही हैं,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन की रेज एकदम वर्टिकली गिर रही हैं, और जब सन की रेज वर्टिकली अर्थ के सरफेस के ऊपर गिर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अर्थ के सरफेस के कम एरिया को कवर कर रही हैं। कम एरिया को कवर कर रही हैं, इसका मतलब क्या है, सोलर एनर्जी कम एरिया में ज्यादा रिसीव होगी या कम रिसीव होगी, बट ऑब्वियसली बात है ज्यादा रिसीव होगी। एक तो जब सन की रेज अर्थ के सरफेस के ऊपर वर्टिकली गिरती हैं तो ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव होती है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्टिकल रेज होती हैं ये कम एरिया को कवर करती हैं। और दूसरा रीजन ये भी है कि जब ये रेज वर्टिकली गिर रही होती हैं तो ये कम एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रेवल करती हैं, ये थिन एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रेवल करती हैं। और थिन एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रेवल करती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन कम देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग कम देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कम देखने को मिलता है। रिफ्लेक्शन कम है, स्कैटरिंग कम है, एब्जॉर्प्शन कम है, इसका मतलब क्या है कि लॉस ऑफ एनर्जी कम होगा। ये जो लॉस ऑफ एनर्जी कम होगा ये आपको अब बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जहां भी सन की रेज वर्टिकली पड़ती हैं वहां पे सोलर एनर्जी ज्यादा रिसीव होती है। लेकिन अगर इसी पोजीशन में पोल्स को कंसीडर करें तो ये जो नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल तक सन की रेज जाएंगी, लेकिन सन की रेज स्लैंट होके जाएंगी। सन की रेज जो है वो तिरछा होके जाएंगी, और स्लैंट होके जाएंगी इसका मतलब क्या है कि ये जो सन की रेज हैं इनको ज्यादा एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करना पड़ेगा, थिक एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करना पड़ेगा। ज्यादा एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, ज्यादा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ज्यादा एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, ज्यादा स्कैटरिंग देखने को मिलेगी। ज्यादा एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये ज्यादा सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और इस रिफ्लेक्शन की वजह से, इस स्कैटरिंग की वजह से, इस एब्जॉर्प्शन की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगा। और अगर एटमॉस्फेयर में ही ये जो सोलर एनर्जी है इसका लॉस हो जाएगा तो अर्थ के सरफेस पे जो सोलर एनर्जी रिसीव होगी वो कम रिसीव होगी या ज्यादा रिसीव होगी, बट ऑब्वियसली बात है कम रिसीव होगी। बेहद सिंपल तौर पे अगर बात करें तो अगर सन की रेज अर्थ के सरफेस के ऊपर वर्टिकली पड़ रही होती हैं तो अर्थ के सरफेस के ऊपर ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव होती है। लेकिन अर्थ के सरफेस के ऊपर जहां भी सन की रेज स्लैंट होके पहुंच रही होती हैं, तिरछा होके पहुंच रही होती हैं, वहां पे थिक एटमॉस्फेयर से उन सन की रेज को ट्रेवल करना होता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर कम सोलर एनर्जी रिसीव होती है। और ये जो वर्टिकल रेज हैं, ये जो स्लैंटिंग रेज हैं, इनकी वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो एनर्जी रिसीव हो रही है इसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। बेहद सिंपल सी बात है, होपफुली आपको समझ आई होगी। एक तीसरी चीज और है, ये जो हमारी अर्थ है ये टिल्टेड है। ये जो हमारी अर्थ है ये टिल्टेड है, ये टिल्टेड है, आपको पता है। और इस टिल्ट की वजह से भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यही जो पोजीशन है इसको एक बार फिर से कंसीडर करते हैं। अगर बात करें नॉर्थ पोल के बारे में तो इस पोजीशन में नॉर्थ पोल के ऊपर जो सन की रेज हैं वो पहुंचेंगी स्लैंट होके, तिरछा होके पहुंचेंगी। लेकिन हाँ, नॉर्थ पोल के ऊपर थोड़ी बहुत इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव होगी। लेकिन अगर बात करें साउथ पोल की तो साउथ पोल पे ये जो सन की रेज हैं ये पहुंचेंगी ही नहीं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन बिल्कुल भी रिसीव नहीं होगी। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ये जो हमारी अर्थ है ये टिल्टेड है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, उसकी वजह से वेरिएशन कैसे देखने को मिलता है। ये जो सन की रेज हैं इनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, उसकी वजह से वेरिएशन कैसे देखने को मिलता है। और ये जो हमारी अर्थ है ये टिल्टेड है, इसकी वजह से भी किस तरीके से वेरिएशन देखने को मिलता है। और यही सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है, टेक्स्ट को देख लेते हैं। टेक्स्ट को हम पढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपनी फ्रेंड्स को।
जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो बाय स्कैनिंग द QR कोड। अच्छा, टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। द फैक्ट दैट द अर्थ एक्सिस makes an angle of 66.5 with the plane of its orbit round the sun has a greater influence on the amount of the insolation received at different latitudes। ये जो हमारी अर्थ है, ये अपने ऑर्बिट के प्लेन के साथ में 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ये जो एंगल है 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और इस टिल्ट की वजह से जो सोलर एनर्जी रिसीव होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं, अभी हमने यहां पे बातचीत की है। तो ये जो टिल्ट है, इस टिल्ट की वजह से कितना इंसोलेशन रिसीव हो रहा है अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। आगे अगर देखें, द सेकेंड फैक्टर दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रेज। ये जो सन की रेज हैं, ये कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना रही हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दीज वेरिएशंस। और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये डिपेंड करता है ऑन द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये डिपेंड करता है कि लैटिट्यूड कौन सा कंसीडर कर रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारी इमेज है, इसमें जब हम नॉर्थ पोल को कंसीडर करते हैं, जब हम हायर लैटिट्यूड को कंसीडर करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि ये जो सन की रेज हैं, ये ज्यादा स्लैंट होके पहुंचती हैं। और जब सन की रेज ज्यादा स्लैंट होके पहुंचती हैं, तो उनको थिक एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करना होता है। थिक एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करना होता है, इसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है। और लॉस ऑफ एनर्जी होने की वजह से ये जो अर्थ का सरफेस है, यहां पे कम सोलर एनर्जी रिसीव होती है। वहीं अगर बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की या इक्वेटर की, तो ये लोअर लैटिट्यूड्स हैं, यहां पे एकदम वर्टिकल रेज रिसीव होती हैं। वर्टिकल रेज रिसीव होती हैं, तो इनको थिन एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करना होता है। ये कम एरिया को कवर करती हैं, और इसकी वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव होती है। बेहद सिंपल सी बात है, अभी हमने समझी है। द हायर द लैटिट्यूड, द लेस इज द एंगल दे मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, रिजल्टिंग इन स्लैंट सन रेज। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इन स्लैंट सन रेज के कंपैरिजन में ये जो वर्टिकल रेज होती हैं, ये वर्टिकल रेज जो हैं, वो लेस एरिया को कवर करती हैं। अगर ज्यादा एरिया कवर किया जा रहा है, जो कि कौन कवर करती हैं, स्लैंट सन रेज कवर करती हैं, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जो नेट एनर्जी रिसीव होती है पर यूनिट एरिया, वो डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि स्लैंट सन रेज ज्यादा एरिया को कवर करती हैं, तो जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कुछ एनर्जी का लॉस भी हो जाता है, और जो नेट एनर्जी रिसीव होती है पर यूनिट एरिया, वो डिक्रीज हो जाती है। ये जो स्लैंट रेज होती हैं, ये स्लैंट रेज जो हैं, इनको एक थिक एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करना होता है, जिसकी वजह से ज्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, ज्यादा स्कैटरिंग देखने को मिलती है, ज्यादा डिफ्यूजन देखने को मिलता है, और इसकी वजह से अल्टीमेटली लॉस ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है। इस सब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। अच्छा, दो फैक्टर्स के बारे में हमने बात कर ली है, फिर अगले फैक्टर्स को देखते हैं। अगला फैक्टर है लेंथ ऑफ द डे। अब देखो, लेंथ ऑफ द डे को इस इमेज से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये तो इक्विनॉक्स वाली पोजीशन है, ये तो इक्विनॉक्स वाली पोजीशन है, और इक्विनॉक्स वाली पोजीशन है, इसका मतलब क्या है कि जो डे और नाइट की लेंथ है वो इक्वल होने वाली है। इस पोजीशन पे जो डे और नाइट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। लेकिन अगर इस पोजीशन को कंसीडर करें, तो सन की जो रेज हैं वो फेस कर रही हैं सदर्न हेमिस्फीयर को, वो प्राइमरीली सदर्न हेमिस्फीयर को फेस कर रही हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो दूसरी साइड में, वो एक तरीके से अपोजिट साइड में है। अब यहां पे क्या देखने को मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में जो डेज की लेंथ होगी वो ज्यादा होगी, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डेज की लेंथ होगी वो कम होगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स बड़ी होंगी। और वहीं अगर ये वाली पोजीशन को कंसीडर करें, तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन को फेस कर रहा है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से अपोजिट साइड में एक तरीके से। और इस वाली सिचुएशन में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे डेज की लेंथ ज्यादा होगी
और नाइट्स जो हैं वो छोटी होंगी। अब बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर लंबा दिन होगा और रात शॉर्ट होगी तो इंसुलेशन जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो ज्यादा रिसीव होगी, और अगर रात लंबी है दिन छोटा है तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो कम रिसीव होगी। तो लेंथ ऑफ द डे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके की इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, एक और चीज जो पिछले भी सेशन में हमने कंसीडर की थी कि ये जो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वजह से भी वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे एक पोजीशन होती है पेरीहेलियन वाली पोजीशन, होपफुली आपको याद होगी, ये जो पेरीहेलियन वाली पोजीशन होती है ये होती है लगभग 3 जनवरी के आसपास। और ये जो पेरीहेलियन वाली पोजीशन है, इस पोजीशन पे अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस सबसे कम होता है। कितना होता है? लगभग 147 मिलियन किलोमीटर होता है। और दूसरी होती है एपहेलियन वाली पोजीशन, और ये जो एपहेलियन वाली पोजीशन होती है ये होती है 4 जुलाई के आसपास। और ये जो एपहेलियन वाली पोजीशन होती है इसमें अर्थ जो है वो सन से सबसे ज्यादा दूर होती है, और डिस्टेंस कितना होता है? लगभग डिस्टेंस होता है 152 मिलियन किलोमीटर। ये जो 5 मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस है, इसकी वजह से भी जो सोलर रेडिएशन रिसीव होती है उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो फिर अगला फैक्टर हो गया लेंथ ऑफ द डे, और फिर अगला फैक्टर है जो चौथा फैक्टर है वो है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, ये जो एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी है ये भी वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देखो टेक्स्ट को देखते हैं। द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू द शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस। जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस आती हैं उनके लिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो लार्जली ट्रांसपेरेंट है। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये लार्जली जितनी भी इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं, जो विजिबल रेज हैं, उनको पास होने देता है, उनको जाने देता है, उनको अर्थ के सरफेस तक पहुंचने देता है। विद इन द ट्रोपोस्फेयर वाटर वेपर, ओजोन एंड द अदर गैसेस एब्जॉर्ब मच ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। जो इंफ्रारेड रेडिएशंस आती हैं, पिछले वाले सेशन में हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम के बारे में, और वहां पे जो इंफ्रारेड रेडिएशंस थी वो एक तो नेग्लिजिबल होती हैं, और दूसरा जो ट्रोपोस्फेयर में वाटर वेपर होता है, ओजोन होता है, अदर गैसेस होती हैं, वो इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन जो विजिबल रेज होती हैं, उन विजिबल रेज को ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये एटमॉस्फेयर पास होने देता है, ये एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस तक जाने देता है। अच्छा, ये जो ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर है, इसमें अगर थोड़ा बहुत फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स देख लेते हैं। थोड़ा बहुत फैक्ट्स क्या है, किताब में नहीं दे रखे हैं लेकिन अपन बात कर लेते हैं। अगर एटमॉस्फेयर के थ्रू ये जो रेज आ रही हैं ये कितना एब्जॉर्ब होती हैं उसका परसेंटेज देखें तो लगभग 14% ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय द एटमॉस्फेयर। कितनी रेज स्कैटर होती हैं? लगभग 23% ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो डस्ट पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर हो जाती है। तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो स्कैटर होता है, एक सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो एब्जॉर्ब होता है, और ये जो एटमॉस्फेयर है ये कितना ट्रांसपेरेंट है उस पर भी डिपेंड करता है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो सोलर एनर्जी है उसमें कितना वेरिएशन देखने को मिलेगा। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर जो है वो लार्जली ट्रांसपेरेंट रहता है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते हैं। एटमॉस्फेयर जो है वो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं उनको इजीली पास होने देता है, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क तो पड़ता ही है। अच्छा, जब ये इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आती हैं तो ये जो सोलर रेडिएशंस हैं ये ट्रोपोस्फेयर में जो स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे टकराती हैं। उनसे टकराने के बाद एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, उनसे टकराने के बाद स्कैटरिंग देखने को मिलती है, और ये जो स्कैटरिंग देखने को मिलती है इसकी वजह से स्काई में कलर्स दिखाई देते हैं। जैसे जब सन उग रहा होता है तो हमें रेड कलर दिखाई देता है, जब सन उग रहा होता है या सन जब छुप रहा होता है तो हमें रेड कलर दिखाई देता है, और इन जनरल जो हमें स्काई का कलर दिखाई देता है वो ब्लू कलर दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है? ये दिखाई देता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद इन द एटमॉस्फेयर।
इसको समझने का एक दूसरा तरीका भी है, और वो दूसरा तरीका क्या है, हमने पिछले सेशन में ये पढ़ा था कि विजिबल रेज में इधर अगर देखें तो वायलेट कलर होता है, वायलेट कलर के बाद ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर के बाद ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर के बाद येलो कलर होता है, और येलो कलर के बाद रेड कलर होता है। और हमने ये भी देखा था कि जब हम इधर से इधर जाते हैं तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है, जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है कि जब सन की रेज आएंगी तो सबसे पहले कौन सी कलर की लाइट पहुंचेगी, रेड कलर की लाइट पहुंचेगी। और इसलिए जब सन उगता है और छुपता है तो हमें कैसा कलर दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है। ये जो स्कैटरिंग है लाइट की, इस लाइट की स्कैटरिंग की वजह से सन के उगने के टाइम पे और छुपने के टाइम पे हमें कैसा कलर दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है। और इन जनरल हमें स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर की भी बातचीत हो गई। एक पांचवा फैक्टर और है, वो पांचवा फैक्टर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। लैंड का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके का है वो भी इंपैक्ट करता है इस वेरिएशन को। लेकिन ये जो इंपैक्ट होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड, ये बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, ये बहुत ही ज्यादा ना के बराबर होता है। तो इस पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देते ही नहीं है बिकॉज इसका इंपैक्ट एकदम ना के बराबर होता है। अच्छा, अगर आप ज्योग्राफी की थोड़ी और अच्छी किताबें पढ़ोगे तो एक और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इस सोलर रेडिएशन के वेरिएशन के पीछे, और वो फैक्टर कौन सा है, वो फैक्टर है सन स्पॉट्स। कौन सा फैक्टर है, सन स्पॉट्स। अर्थ के एटमॉस्फेयर से और अर्थ की सरफेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो सन स्पॉट्स हैं ये देखने को मिलते हैं सन के ऊपर। देखो, सन का जो आउटर सरफेस है, सन के आउटर सरफेस के ऊपर सन स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। और ये जो सन स्पॉट्स होते हैं ये क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस एंड एक्सप्लोजन्स। सन के आउटर सरफेस पे जो पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं और जो एक्सप्लोजन्स होते हैं उनकी वजह से सन के आउटर सरफेस पे सन स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। और ये पीरियोडिक होते हैं, मतलब हर 11 साल में, एवरी 11 ईयर्स, ये जो सन स्पॉट्स हैं उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। हर 11 साल के बाद ये जो सन का आउटर सरफेस है इस पे सबसे ज्यादा सन स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। जब सन के आउटर सरफेस पे सन स्पॉट्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा सोलर एनर्जी रेडिएट होगी, और जब वहां से ज्यादा सोलर एनर्जी रेडिएट होगी तो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे भी कंपैरेटिवली ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव होगी। और जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे कंपैरेटिवली ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव होगी तो अर्थ के सरफेस पे भी कंपैरेटिवली ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव होती है। और जब सन स्पॉट्स डिक्रीज हो जाते हैं तो सोलर एनर्जी कंपैरेटिवली कम रेडिएट होती है। तो ये भी एक फैक्टर होता है, लेकिन ये जो सन स्पॉट्स वाला फैक्टर है इसका अर्थ के सरफेस से या अर्थ के एटमॉस्फेयर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसकी पूरी कहानी कहां चल रही है, सन के आउटर सरफेस पे चल रही है। सन के आउटर सरफेस पे जो पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं, जो एक्सप्लोजन्स देखने को मिलते हैं, उनकी वजह से ये जो सन स्पॉट्स हैं इनमें डिक्रीज या इनमें इंक्रीज देखने को मिलता है। बट आप दिमाग में रख सकते हो कि जो सन स्पॉट्स हैं ये भी एक फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये जो सोलर एनर्जी रिसीव होती है इसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। देखो, फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो हमने देख लिए। अब बात की गई है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन एट द अर्थ सरफेस। ओवर द स्पेस इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से देखने को मिलता है उसकी पूरी वैल्यूज दे रखी हैं, उनको देख लेते हैं। द इंसोलेशन रिसीव्ड एट द सरफेस वेरीज फ्रॉम अबाउट 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर इन द ट्रॉपिक्स टू अबाउट 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर इन द पोल्स। ट्रॉपिक्स में ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है, उन ट्रॉपिक्स में लगभग इंसोलेशन, लगभग इनकमिंग सोलर रेडिएशन कितनी रिसीव होती है, 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और पोल्स पे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो कितनी रिसीव होती है, अबाउट 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो एक सिग्निफिकेंट वेरिएशन देखने को मिलता है इन द ट्रॉपिक्स एंड इन द पोल्स। फिर आगे क्या लिखा गया है, मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स।
ये जो सब ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, इन सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो डेजर्ट होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है। और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में सबसे ज्यादा इंसोलेशन क्यों रिसीव होती है? बिकॉज वहां पे क्लाउड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है वो ज्यादा क्लियर होता है, और क्योंकि एटमॉस्फेयर ज्यादा क्लियर होता है तो ज्यादा सोलर एनर्जी अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती है। देखो, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें इन जनरल तो हम ये कह रहे हैं कि पोल्स के कंपैरिजन में ये जो ट्रॉपिक्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होता है, उनमें बहुत ज्यादा इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव होती है। लेकिन विद इन दी ट्रॉपिक्स अगर बात करें पूरे अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो ये जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं यहां पे सबसे मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव होता है। क्यों रिसीव होता है मैक्सिमम? बिकॉज यहां पे क्लाउड्स एब्सेंट होते हैं, क्लाउड्स ना के बराबर होते हैं, एटमॉस्फेयर एकदम क्लियर होता है, और क्योंकि एटमॉस्फेयर एकदम क्लियर होता है तो ज्यादा सोलर एनर्जी, ज्यादा सनरेज अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती हैं। दूसरा अगर देखें, इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन देन द ट्रॉपिक्स। अगर इक्वेटर की बात करें, ये रहा हमारा इक्वेटर, और अगर ट्रॉपिक्स की बात करें, ये रही हमारी ट्रॉपिक्स, तो इक्वेटर पे कंपैरेटिवली कम इंसोलेशन रिसीव होती है इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिक्स। और रीजन सेम है, इक्वेटर के ऊपर जो हॉट एयर है वो राइज करती है, इक्वेटर के ऊपर क्लाउड्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्लाउड्स ज्यादा देखने को मिलते हैं तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होता इक्वेटर के ऊपर जितना ट्रॉपिक्स के ऊपर ट्रांसपेरेंट होता है। और इसी वजह से ट्रॉपिक्स के ऊपर ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है, इक्वेटर के ऊपर कंपैरेटिवली कम इंसोलेशन रिसीव होती है। जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसोलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशंस। अब मान लेते हैं कि हम इस लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये इमेज में देखो इस लैटिट्यूड की। इस लैटिट्यूड पे यहां कॉन्टिनेंट है और बगल में ही ओशन है, तो कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है वो ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होगा, ओशन के ऊपर कंपैरेटिवली कम इंसोलेशन रिसीव होगा। ऐसा क्यों है? वही सेम लॉजिक, ओशंस वाटर है, वाटर है तो इवेपोरेशन देखने को मिलेगा, ओशंस के ऊपर क्लाउडलीनेस कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलती है देन दी कॉन्टिनेंट्स, और उस क्लाउडलीनेस की वजह से ओशंस के ऊपर इंसोलेशन कम रिसीव होता है, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ज्यादा रिसीव होता है। इन विंटर द मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स रिसीव लेस रेडिएशन देन इन द समर। ये तो आपको सीधे सीधे समझ में आता है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल भी इंसोलेशन रिसीव नहीं हो रही है, या कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ओशंस के कंपैरिजन में ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंसोलेशन रिसीव हो रही है, ऐसा नहीं है। हम कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं। कंपैरेटिवली अगर देखें तो सबसे ज्यादा इंसोलेशन सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के ऊपर रिसीव होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्लाउडीनेस। इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच में कंपैरिजन करें तो इक्वेटर के ऊपर कंपैरेटिवली कम इंसोलेशन रिसीव होती है। सेम लैटिट्यूड पे कॉन्टिनेंट और ओशंस की अगर बात करें तो ओशंस के ऊपर कम इंसोलेशन रिसीव होती है। समर्स और विंटर्स की अगर बात करें तो विंटर्स के दौरान कंपैरेटिवली कम इंसोलेशन रिसीव होती है। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद बात की गई है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।